नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास कक्षा 10 विज्ञान हिंदी वर्ग में एक नया चैप्टर जो है, एक नया अध्याय जो है वो हम शुरू करेंगे। तीसरा अध्याय आनुवंशिकी। बीच में दूसरा चैप्टर जो है वो हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा सा विस्तृत चैप्टर है। नॉर्मल क्लासेस वगैरह जब शुरू हो जाएंगी तब उसको हम कर लेंगे। पहले कुछ ये छोटे चैप्टर जो हैं उनको हम कर लेते हैं। तो ये तीसरा जो चैप्टर है वो है आनुवंशिकी। अब इसमें आनुवंशिकी के बारे में हम पढ़ेंगे, खास तौर से मंडलीय आनुवंशिकी पढ़ेंगे। आनुवंशिकी के संदर्भ में मेंडल के जो प्रयोग वगैरह किए गए हैं और उनके ऊपर आधारित मेंडल के जो नियम हैं, उन्हें मेंडल के नियमों का अध्ययन जो है वो इस पाठ में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पाठ के अंदर हम कुछ सामान्य चीजें जो हैं उनको समझेंगे, यानी उनसे संबंधित कुछ तकनीकी शब्द जो हैं, या यूं कह सकते हैं कि आनुवंशिकी से संबंधित जो शब्दावली वगैरह आती है उसका पहले हम अध्ययन जो है वो इसमें हमें करेंगे। टर्मिनोलॉजी जो है उसको हम पहले समझते हैं। अब यहाँ पर पहली चीज तो ये देखेंगे आनुवंशिकी जो वो है क्या। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, एक शाखा है। जीव विज्ञान को भी अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। जैसे विज्ञान है उसकी अलग अलग शाखाएं हैं। एक ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान हो गया। जिसमें रासायनिक पदार्थों का, अणुओं का, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान हो गया। पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान हो गया। तो उसी तरह से जीव विज्ञान जो है उसके भी अलग अलग शाखाएं हैं। जीवों के बारे में कौन से विषय में अध्ययन किया जा रहा है उसके आधार पर उनको इन शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो उसमें से एक शाखा आती है आनुवंशिकी, जिसमें जीव के आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा जाता है। परिभाषा हम ये दे सकते हैं, उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स जो है वो कहते हैं। अब इसमें यह फिर से नए शब्द आ गए कि वंशागति वगैरह क्या है। तो इसके लिए पहले हम समझें, जीव जो है वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं। जीव जब जन्म लेते हैं उसके बाद में अपने शरीर की वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, और उसके बाद में एक निश्चित समय बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जीव की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस जीव की जाति हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि मरने से पहले जीव अपने ही जैसे या अपनी ही जाति के नए सदस्य जो हैं उनको उत्पन्न कर जाते हैं, और उनको उत्पन्न करके या उनकी उत्पत्ति करके वो अपनी जाति को बनाए रखते हैं। और ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है जनन या प्रजनन की क्रिया जो है वो इसको कहेंगे। तो प्रजनन की क्रिया जो है वो होती क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जनक जाति के जीव जो जनन करते हैं वो जनक जाति के जीव होते हैं, और ये जनक अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। जो नई अगली पीढ़ी उत्पन्न होती है वो होती है संतति पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी के जीवों के द्वारा संतति पीढ़ी को उत्पन्न करना यही क्या है? प्रजनन कहलाता है। और इसी के द्वारा जीवों की जाति जो है वो लगातार बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर अब जनन की प्रक्रिया में हम देखें, जनक पीढ़ी के द्वारा उत्पन्न जो संतति पीढ़ी होती है वो जनकों की जैसी ही होती है। जनकों के जैसे होने का मतलब क्या है? मनुष्य से उत्पन्न संतान है वो मनुष्य जैसी होगी, मनुष्य जैसे ही। यानी एक मनुष्य के द्वारा उत्पन्न जो संतति है उस संतान के जो हाथ, पांव, अंगुलियां, चेहरा, मोहरा वगैरह है वो कैसा होगा? उनके जनकों के जैसा ही होगा। एग्जैक्ट उसके जैसा हो जरूरी नहीं है, चेहरा वगैरह पूरी तरह से मिले वो जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्य लक्षण जो हैं, जैसे हाथ जो हैं वो इस तरह से लटके हुए होने चाहिए, कंधे पर इस प्रकार से पाए जाते हैं, हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, अंगूठा जो है वो अंगुलियों के समकोण पर स्थित होता है। इस तरह के लक्षण, ये जो लक्षण है वो जनकों में संतानों में जनकों से पहुंचते हैं और उसके समान ही होते हैं। ऐसे लक्षण जो जनकों से संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं उनको कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। तो इसमें 2-3 परिभाषाएं आती है। एक तो है आनुवंशिक लक्षण की। आनुवंशिक लक्षण किसे कहेंगे? वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में पहुंचते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षणों का जनकों से संतति में पहुंचना, ये जो क्रिया है वो कहलाती है वंशागति। यानी आनुवंशिक लक्षणों की वंश में होने वाली गति को ही क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक वंश से दूसरे वंश में, यही वंशागति है। और आनुवंशिक लक्षण जनक पीढ़ी से जब संतति पीढ़ी में वंशागति करते हैं तो उस समय कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसके कारण से आनुवंशिक लक्षणों में कुछ नए लक्षण आ जाते हैं
या कुछ भिन्नताएं आ जाती हैं, उनको हम कहेंगे विभिन्नता। और विज्ञान की वो शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है आनुवंशिकी। तो इसके आधार पर हम देखें तो परिभाषाएं वगैरह जो आई उनमें एक तो है आनुवंशिक लक्षण, कोई ज्यादा विशेष चीजें नहीं है, एग्जाम वगैरह में इनके बारे में कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में रख लें। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति करने वाले या वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। वंशागति या हेरिडिटी जो है वो किसे कहेंगे? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करने की जो क्रिया है वो क्रिया वंशागति कहलाती है। और ये वंशागति या हेरिडिटी, ये जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन जो है वो किया गया था स्पेंसर के द्वारा। स्पेंसर ने इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। एक इसको ध्यान में रख लें, वंशागति शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर के द्वारा किया गया था। उसके बाद में विभिन्नताएं, विभिन्नता जो है वो किसे कहेंगे? जब आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं तो उनमें कुछ बदलाव आ जाता है, उन बदलावों को ही विभिन्नताएं कहते हैं। और उसके बाद में अंतिम जो टर्म या शब्द आता है वो है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं से संबंधित नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। यह जीन शब्द से उत्पन्न हुआ है और इस शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन आनुवंशिकी, जिसको अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहा जाता है, वो शब्द सबसे पहले बैटसन के द्वारा दिया गया था। तो बैटसन ने ये शब्द जो है वो सबसे पहले दिया था। अब यहाँ पर आनुवंशिकी में वैसे तो ये बहुत विस्तृत शाखा है, लेकिन 10वीं क्लास तक यदि हम पढ़ते हैं, 10th लेवल तक हम पढ़ते हैं तो इसमें ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ेंगे। बाकी बड़े लेवल पर यदि जाएं तो इनकी तो पूरी अलग अलग बुक्स ही चलती हैं या कई यूनिट जो है 12th क्लास में इनकी पूरी अलग यूनिट भी आती है। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा चैप्टर ही पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी से संबंधित मेंडल के द्वारा जो नियम दिए गए हैं, केवल उन्हीं को, जिनको जाना जाता है मेंडलवाद के नाम से। तो मेंडलवाद जो है वो क्या होता है? मेंडलवाद का सीधा सा अर्थ है मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किए गए नियम वगैरह जो हैं उन्हीं को मेंडलवाद कहा जाता है। मेंडल पूरा नाम जो है इनका था ग्रेगर जोन मेंडल। आनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो इनके द्वारा किया गया था, इसलिए ग्रेगर जोन मेंडल जो है उनको आनुवंशिकी का पिता या आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। इन पर छोटे छोटे प्रश्न बनते, उनको आप जरूर से ध्यान में रखोगे। तो ग्रेगर जोन मेंडल ये आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं, क्योंकि आनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे पहले जो आनुवंशिकी या वंशागति को समझाए ऐसे नियम वगैरह जो हैं वो मेंडल ने ही बताए थे। इनसे संबंधित सफल प्रयोग वगैरह जो है वो मेंडल ने ही किए गए थे। परिचय वगैरह के अंदर यदि हम देखें तो मेंडल का जो जन्म है वो हुआ था आज वर्तमान में जो ऑस्ट्रिया देश है वहां पर। ऑस्ट्रिया का एक प्रांत है हिंजेनडॉर्फ। हिंजेनडॉर्फ नामक प्रांत में एक गांव है सिसिलियन। उस सिसिलियन गांव में हिंजेनडॉर्फ प्रांत के जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है वहां पर इनका जन्म हुआ था। शुरुआती अध्ययन वगैरह करने के बाद में इन्होंने एक पादरी के रूप में, यानी फादर जो होते हैं चर्च में, उनके रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो चर्च के पादरी या चर्च में पादरी के रूप में इन्होंने कार्य किया। और उसी दौरान जब वो ऑस्ट्रिया के एक चर्च में पादरी के रूप में कार्य कर रहे थे तो चर्च के पीछे की जो खाली पड़ी हुई जमीन है या उद्यान जो था वहां पर इन्होंने उद्यान मटर के पादप उगाए और उन पर वंशागति से संबंधित अपने प्रयोग किए थे। तो इन्होंने किस पादप पर अपने प्रयोग किए थे वो भी ध्यान में रखें। वो पादप था उद्यान मटरे, जिसका वानस्पतिक नाम भी पूछा जाता है, वो है पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम सेटाइवम या उद्यान मटर पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। इनके द्वारा जो किए गए प्रयोग हैं उनके जो परीक्षण निकले और फिर उसके आधार पर इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले
और फिर उन निष्कर्षों के आधार पर जो नियम वगैरह बनाए, उन सबको उन्होंने एक लेख के रूप में प्रकाशित करवाया था। तो इनके प्रयोगों का जो प्रकाशन है वो किया गया था ब्रून में ही। ऑस्ट्रिया जो है वहाँ का एक मशहूर शहर है ब्रून। तो ब्रून में रहते हुए उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ ए नेचुरल हिस्ट्री जो है, ब्रून सोसाइटी ऑफ ए नेचुरल हिस्ट्री, इसका जो वार्षिकांक होता है, यानी ये प्रतिवर्ष अपने एक किताब जो है वो जारी करती है या किताब छापती है, जो वार्षिकांक इसका कहलाता है। उस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वार्षिकांक में इन्होंने अपना लेख जो है वो प्रकाशित किया, जिसमें अपने प्रयोग से संबंधित सारा विवरण इन्होंने दिया था। और उस लेख का जो शीर्षक था वो था पादपों में संकरण के प्रयोग। तो संकरण के प्रयोग नाम से इन्होंने अपना लेख जो है वो प्रकाशित किया था, इसलिए इनके प्रयोगों को संकरण का प्रयोग जो है वो भी कहा जाता है। तो ये भी इसमें याद रखने वाली चीजें हैं जिसके आधार पर छोटे प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो एक ये भी ध्यान में रख लेना। इसमें इन्होंने ये जो प्रकाशन है वो 1865 में करवाया था, लेकिन उस समय उन पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि मेंडल के जिंदा रहते हुए 1884 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1884 तक जब ये जीवित थे, यानी लगभग 19 साल ये गुजार चुके थे अपने नियमों का प्रकाशन करवाने के बाद भी, लेकिन इनके इन मशहूर कार्यों पर भी उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। उसके कई सारे कारण रहे हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने सिलेबस से ये बाहर की चीज है, तो इसको छोड़ देते हैं। मतलब लेकिन सीधी सी बात ये ध्यान में रखनी है कि प्रकाशन के समय इनके प्रयोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और किसी को ये पता भी नहीं चला कि मेंडल ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण नियम जो है उनके बारे में बता दिया है। उसके बाद में आनुवंशिकी या वंशागति के संदर्भ में ही कुछ और वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे। 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने प्रयोग किए और उसके आधार पर वो समान निष्कर्ष पर पहुंचे। वो 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी ब्रीज जो हॉलैंड के रहने वाले थे। दूसरे वैज्ञानिक थे एरिक वोन शेरमॉक जो जर्मनी से थे, जो ऑस्ट्रिया से थे। और तीसरे थे कार्ल कोरेंस, ये थे जर्मनी से। इन्होंने अलग अलग जीवों पर अपने अलग अलग प्रयोग किए और उसके आधार पर ये उन्होंने वंशागति के संदर्भ में कुछ नियम बनाए। और जब उनका प्रकाशन करवाने के लिए वो गए तो उन्हें पहले से पता चला कि इस तरह के प्रयोग वगैरह जो हैं या इस तरह के नियम वगैरह जो हैं वो इन्होंने ये प्रयोग वगैरह किए थे सन 1900 में। इस तरह के प्रयोग जो हैं वो 1865 में ही प्रकाशित भी करवाए जा चुके हैं। यानी एक तरह से उन्होंने मेंडल के वो प्रयोग या वो नियम जिनको विश्व भूल चुका था, जिन पर ध्यान ही नहीं दिया गया था, इनको इन्होंने एक तरह से दोबारा से खोज लिया। इसलिए इन तीनों को मेंडल के नियम का पुनर्खोजकर्ता जो है वो माना जाता है। तो पुनर्खोज की थी 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, ह्यूगो डी ब्रीज, एरिक वॉन शेरमॉक और कार्ल कोरेंस ने। और उसके बाद में मेंडल को आनुवंशिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण श्रेय दिया गया और उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहकर सम्मानित किया गया। तो ये मेंडल से संबंधित चीजें हैं। अब मेंडल चाहे अपने प्रयोगों के लगभग 35 साल बाद में ही प्रचलित हुए हों या 35 साल बाद में उनको श्रेय दिया गया हो जिसके वो हकदार उसी समय थे, लेकिन जैसे भी हों वो सफल रहे थे सही नियमों के बारे में बताने में। अब उनकी सफलता का क्या कारण रहा और उन्होंने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, इसको और ध्यान में रखना है। मेंडल की सफलता का जो कारण है उसमें कई सारे कारण रहे हैं। एक कारण जो है वो तो ये माना जाता है कि मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, यानी कई सारे लक्षणों में वो एक साथ नहीं फंसे, जिसके कारण से प्रयोग ज्यादा जटिल नहीं हुए। जब प्रयोग ज्यादा जटिल हो जाते हैं तो उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना और फिर उनके आधार पर उनका आकलन वगैरह करना वो जो है वो कठिन हो जाता है। तो कठिनाई से बचने के लिए एक समय पर एक ही लक्षण का इन्होंने अध्ययन किया था। ये इसके अलावा इन्होंने अपने जो भी प्रयोग वगैरह किए
उन प्रयोगों से जो इनको आंकड़े प्राप्त हुए, उन आंकड़ों का विश्लेषण जो है वो एकदम सही विश्लेषण किया। उसके लिए गणित और सांख्यिकी के जो नियम होते हैं उन नियमों का इन्होंने प्रयोग किया था। गणित और सांख्यिकी का प्रयोग जीव विज्ञान के क्षेत्र में एकदम नया था, लेकिन इन्होंने ये प्रयोग जो है वो किया और उसके कारण से इनको आंकड़े वगैरह जो है उनका सही आकलन करने में, सही विश्लेषण करने में सफलता प्राप्त हुई। और जब प्रयोग पर आधारित आंकड़ों का विश्लेषण यदि सही हो जाए तो फिर उसके बाद में उनके ऊपर आधारित नियम जो है वो निश्चित रूप से ही सही होंगे। और इसके अलावा इन्होंने जिस जीव का या जिस पादप का चयन किया अपने प्रयोग के लिए, वो था मटर का पादप। मटर का चयन करना जो है वो भी इनके लिए या इनके सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। अब मटर का चयन करने में या मटर के पौधे में ऐसे क्या गुण होते हैं जिसके कारण से उसका चयन मेंडल ने किया, एक उसको भी ध्यान में रखना है। मेंडल ने मटर का चयन किया, मटर के पादप का ही चयन किया, क्योंकि मटर का पादप जो है वो एक वर्षीय और शाकीय पादप होता है, यानी छोटा पौधा होता है, ज्यादा बड़ा वृक्ष नहीं होता, और एक वर्षीय होता है, एक ही मौसम में अपना पूरा जीवन काल पूरा कर लेता है। एक सीजन में उगता है, बढ़ता है, फूल वगैरह आते हैं, फल बनते हैं, बीज बनते हैं और खत्म भी हो जाता है। तो इस कारण से ये कम समय में और कम स्थान पर ज्यादा से ज्यादा पौधे जो है वो उगाए जा सकते हैं, इसलिए प्रयोग वगैरह जो है वो भी जल्दी संपन्न हो जाते हैं। तो एक वर्षीय और शाकीय पादप होता है, इसलिए कम समय में अधिक से अधिक पौधे उगाकर, कम स्थान पर अधिक से अधिक पौधे उगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रयोग जो है वो किए जा सकते हैं या आंकड़े जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए मटर के पादप का चयन किया। दूसरा, मटर का जो पादप है इसमें जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी प्रकार के, यानी नर और मादा युग्मक जो है वो एक ही फूल में बनते हैं। इसलिए सामान्यतः इनके अंदर क्या होता है, स्वयं परागण होता है, और जिन पादपों में स्वयं परागण होता है उनके शुद्ध वंशक्रम मिलते हैं, यानी उनके जो लक्षण होते हैं ना उनमें मिलावट नहीं होती, वो पूरी तरह से शुद्ध होते हैं। और संकरण के लिए जो पादप चयनित किए जाएं उनका शुद्ध वंशक्रम होना जरूरी है। ये फायदा मटर के पादप को लेने से उनको मिल गया। इसके अलावा संकरण का जो प्रयोग करवाया जाता है उसमें जरूरत तो शुद्ध वंशक्रम की पड़ती है, लेकिन उनमें करवाना पर परागण पड़ता है। तो इनमें पर परागण जो मानव के द्वारा करवाया जाए जानबूझ करके, कौन से पौधे का परागण किसके साथ करवाना है वो भी आसान, पर परागण आसान होता है, और पर परागण आसान होने से आसानी से इनमें संकरण जो है वो करवाया जा सकता है। ये भी एक लक्षण था। और इसके अलावा मटर के पादप में जो विपर्यासी लक्षण होते हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं, और विपर्यासी लक्षणों की स्पष्टता होने के कारण से उनकी पहचान करना जो है वो आसान हो जाता है, जिससे डाटा या आंकड़े वगैरह जो है वो सही मिल जाते हैं। तो ये इससे संबंधित चीज आ गई। अब अंतिम चीज आई विपर्यासी लक्षणों की स्पष्टता। अब ये विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं और मटर के पादप में कौन से विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं, तो उनको भी आप ध्यान में रखोगे। मेंडल ने मटर के पादप में 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, जिसके आधार पर इन्होंने अपने वो प्रयोग जो है वो करवाए थे। वो विपर्यासी लक्षण कौन से हैं उनमें, और प्रत्येक विपर्यासी लक्षण के 2 रूप होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। इनकी जो सारणी है जो नोट्स वगैरह के रूप में आपको मिल जाएगी उसको ध्यान में रख लें। 7 लक्षण जो है वो कौन से हैं। पहला जो लक्षण है वो है पादप की लंबाई, पादप कितना बढ़ता है, उसका तना जो है वो लंबा कितना होता है। तो उसके आधार पर मेंडल ने पाया कि मटर के पादप 2 तरह के होते हैं, एक जिनके तने ज्यादा लंबे होते हैं और एक ऐसे पादप जिनके तनों की लंबाई जो है वो कम होती है। अब इस आधार पर देखा जाए तो 2 लक्षण हो गए, लंबाई ज्यादा है तो लंबा और लंबाई कम है तो पादप कैसा हो गया, बोना। इनके मध्य इन्होंने क्रॉस करवाया, फिर प्रभावी और अप्रभावी रूप का पता लगाया कि लंबाई और बोने में से प्रभावी कौन सा है। संकरण करवाते हैं तो उनमें एक लक्षण के आधार पर 2 अलग अलग तरह के पौधे हैं उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। जैसे लंबाई के आधार पर 2 लक्षण हो गए, लंबा और बोना, उनके बीच में पर परागण करवाते हैं। उनसे जो बीज प्राप्त हो यानी जो संततियां प्राप्त हो अगली पीढ़ी उनको उगाएं। अगली पीढ़ी में उगने वाली पीढ़ी में यदि सारे पादप बोने हों
तो प्रभावी लक्षण बोना माना जाएगा, और यदि लंबे हों तो प्रभावी लक्षण लंबा माना जाएगा। दोनों में से लक्षण एक ही प्रकट होगा, या तो लंबा या बोना, जो लक्षण प्रकट होगा वही प्रभावी होगा। तो लंबे और बोने पौधे के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया, तो पहली पीढ़ी में सारे पादप लंबे प्राप्त हुए। इस आधार पर कह सकते हैं कि इनमें लंबेपन का जो लक्षण है, लंबा होना, ये प्रभावी है, और बोना होना जो है वो क्या है, अप्रभावी है। दूसरा था पुष्प की स्थिति, पौधे में पुष्प कहां पर बनते हैं, उस लक्षण को भी इन्होंने ध्यान में रखा था। अब पौधे में पुष्प दो प्रकार से लगते हैं, एक पौधे में फूल आते हैं, उसमें पत्तियां वगैरह बनते हैं, पत्तियों के बनने के बाद में उनमें फूल आते हैं। तो फूलों के लगने की दो स्थितियां होती हैं, या तो फूल जो है वो पत्तियों के नीचे बनते हैं, जहां पर फूल आ गए उसके बाद में भी पौधा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें पत्तियां वगैरह आ रही हैं, इस स्थिति को हम कहते हैं कक्षस्थ स्थिति। और एक पौधे के ऊपर शीर्ष भाग पर बनते हैं, जहां फूल आ गए वहां उसके बाद में पौधा बढ़ता ही नहीं है, यह स्थिति कहलाती है शीर्षस्थ स्थिति। तो मटर के पादप में दोनों प्रकार से फूल लगते हैं, कक्षस्थ भी और शीर्षस्थ भी। एक ही पौधे पर दोनों प्रकार नहीं लगेंगे। यदि किसी में शीर्षस्थ लक्षण है तो उसमें सभी पौधों में जितने भी पुष्प हैं वो केवल शीर्ष पर लगेंगे, डाली के अंतिम छोर पर, या तो फिर कक्षस्थ हैं तो उनमें साइड में लगेंगे। तो दो अलग अलग लक्षण हो गए, कक्षस्थ और शीर्षस्थ। इसमें इन्होंने ये पाया कि कक्षस्थ स्थिति जो है पुष्प की वो तो है प्रभावी, और शीर्षस्थ स्थिति जो है वो है अप्रभावी। इसके बाद में एक और लक्षण था, वो था पुष्प का रंग। रंग के आधार पर पुष्प जो है वो उन्होंने ये पाया कि मटर के पादप में रंग के आधार पर दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं। या तो मटर के पादप में जो पुष्प पाए जाते हैं वो होते हैं बैंगनी रंग के, या फिर वो होते हैं श्वेत रंग के या सफेद रंग के। अब इन्हीं को विपर्यासी लक्षण कहते हैं। हमने ये पता था कि मटर के पादप में स्पष्ट विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, एक लक्षण के दो अलग अलग रूप, यानी पुष्प का रंग कैसा है, लक्षण तो एक ही है। अब इस आधार पर दो रूप हो गए, या तो बैंगनी या सफेद। इनको हम विपर्यासी लक्षण कहेंगे क्योंकि इनकी पहचान हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत है। बैंगनी है तो अलग लक्षण हो गया, अलग रूप हो गया, श्वेत है तो अलग रूप हो गया, और ये स्पष्ट होते हैं। इसका मतलब या तो फूल बैंगनी है या सफेद है, तो उनको छांट कर उगे हुए हैं उसमें से चयन करना है कि कितने पादप तो बैंगनी है, कितने सफेद फूल वाले हैं। पहचान आसानी से हो जाएगी। पौधा लंबा है या बोना है, आसानी से पहचान हो जाती है। तो ये स्पष्ट होते हैं लक्षणों के आधार पर। इसके बाद में एक और लक्षण जो था वो था फली। फली की आकृति के आधार पर, फली की आकृति के आधार पर यदि देखा जाए तो मटर में दो प्रकार के लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं। एक तो या तो होती है फली पूरी तरह से फूली हुई, या फिर होती है वो संकीर्णित। फूली हुई और संकीर्णित का मतलब जैसे फली जो बनती है वो या तो इस तरह की बनेगी मटर में, जिसमें अंदर जो है वो मटरे लगे हुए रहेंगे यूं इस प्रकार की, या फिर कैसी होगी, संकीर्णित होगी, जिसमें मटर के बीज जो हैं वो इस तरह से हैं, तो बीजों के बीच बीच में ये दब जाती है, सिकुड़ती सी होती है, जिसको देखकर ये पता लगा सकते हैं कि अंदर मटर हैं कितने। जैसे मूंगफली में होते हैं वैसे मूंगफली के छिलके को बाहर से देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मूंगफलियां निकलेंगी। तो फूला हुआ जो लक्षण है फली का वो तो है प्रभावी, और संकीर्णित जो लक्षण है वो होता है इसका अप्रभावी रूप। इसके बाद में एक और लक्षण जो था जिसका चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, वो था फली का रंग। रंग के आधार पर फली के दो रूप मिलते हैं, या तो हरा या फिर पीला। हरा रंग प्रभावी है, पीला रंग अप्रभावी। छठा जो लक्षण था वो था बीज की आकृति का। मटर के पादप में दो तरह के बीज पाए जाते हैं आकृति के आधार पर, या तो बीज कैसे होते हैं गोल यूं एकदम, या फिर कैसे झुर्रीदार, झुर्रियां सी पड़ी हुई। उनमें से गोल लक्षण जो है वो प्रभावी है, झुर्रीदार लक्षण जो है वो अप्रभावी है। इनको बस रट के याद करना है। सातवां लक्षण जो है वो देखें, वो है बीज का, या बीज के अंदर जो बीज पत्र पाए जाते हैं उनका रंग। तो बीज का रंग, रंग के आधार पर देखें तो दो तरह के बीज रंग वाले बीज मिलते हैं, पीले और हरे।
उनमें पीला रंग प्रभावी है, हरा रंग अप्रभावी है। अब इसमें ध्यान में रखें, फली का तो हरा रंग प्रभावी है पीले पर, और बीज का पीला रंग प्रभावी है हरे पर। तो इसको ध्यान में रखें और उसके आधार पर ये जो 7 अलग अलग लक्षण थे जिनका चयन किया था, इन लक्षणों को आप नोट कर लें नोट से, और साथ में इनको याद भी करें। तो ये मेंडल से संबंधित कुछ सामान्य बातें वगैरह जो हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम मेंडल के द्वारा जो किए गए प्रयोग और मेंडल के जो नियम हैं, उनका अध्ययन करेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।